इंदिरा को इंडिया बनाते देखा है। राजीव में जनता का जनादेश देखा है। अटल की ख्वाहिश का व्योम देखा है। एक सिंह को हमने भारत की अर्थव्यवस्था बनाते देखा है। मोदी के सपनों की उड़ान को देखा है। हमने हर प्रधानमंत्री में हिंदुस्तान को देखा है। प्रधानमंत्री सिर्फ ANB न्यूज पर। मेरे लिए स्वतंत्रता का मतलब मैं से ऊपर उठकर हम भावना पर आना है और ANB न्यूज का मकसद बिना किसी जाति, धर्म और सामाजिक भेदभाव के सबको समान अधिकार देना है। सभी देशवासियों को जश्न आजादी मुबारक। जय हिंद। नब्बे साल की लंबी जद्दोजहद और कुर्बानी के बाद भारत के हिस्से में खुशियां आई। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी आगे आगे थे, लेकिन महात्मा गांधी की बदौलत ये पद जवाहरलाल नेहरू को मिला। आजादी के बाद से अब तक भारत में 15 प्रधानमंत्री चुने जा चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू से शुरू हुई ये गिनती अब नरेंद्र मोदी तक पहुंच चुकी है। इस बीच गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी, HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे। नमस्कार, ANB न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। भूलना जाना भारत मां के सपूतों का बलिदान, इस दिन के लिए जो हुए थे हंसकर कुर्बान। आजादी की ये खुशियां मनाकर लो ये शपथ कि बनाएंगे देश भारत को और भी महान। सबसे पहले आप सभी को ANB न्यूज की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको या आपके परिवार में कोरोना वायरस के लक्षण दिखते हैं तो आप इसे नजरअंदाज ना करें और तुरंत कोरोना वायरस का टेस्ट कराएं, क्योंकि ये देखने में आया है कि देश में कोविड-19 से मरने वालों का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। उसकी एक वजह यह भी है कि कई लोग सही वक्त पर टेस्ट ही नहीं करवाते और इलाज भी नहीं करवाते और इसे नजरअंदाज करते हैं। ANB न्यूज आपसे ये रिक्वेस्ट करता है कि अगर दिखे कोरोना के लक्षण तो जल्द कराए जांच और वायरस को जड़ से मिटाने में सहयोग करें। और चलिए अपने मुद्दे का रुख करते हैं। भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर आज प्रधानमंत्री ने पूरे देश को संबोधित किया। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने हुंकार भरते हुए कहा कि LOC से लेकर LAC तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आग दिखाई है, देश की सेना ने उसका उसी भाषा में जवाब दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की संप्रभुता का सम्मान हमारे लिए सर्वोच्च है। इस संकल्प के लिए हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, देश क्या कर सकता है, ये लद्दाख में दुनिया ने देखा है। एक रिपोर्ट देखिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से चीन को चेताते हुए कहा कि LOC से लेकर LAC तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई है, देश की सेना ने उसका उसी भाषा में जवाब दिया है। भारत की संप्रभुता का सम्मान हमारे लिए सर्वोच्च है। इस संकल्प के लिए हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, देश क्या कर सकता है, ये लद्दाख में दुनिया ने देखा है।
पीएम ने लाल किले से ये भी कहा कि इतनी आपदा के बाद भी सीमा पर देश के सामर्थ्य को चुनौती देने की गंदी कोशिश हुई है, लेकिन एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने भी आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरा देश एक जोश से भरा हुआ है, संकल्पों से प्रेरित है और सामर्थ्य पर अटूट श्रद्धा से आगे बढ़ रहा है। इस संकल्प के लिए हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, देश क्या कर सकता है, ये लद्दाख में दुनिया ने देख लिया है। पीएम ने कहा कि मैं आज मातृभूमि पर न्यौछावर उन सभी वीर जवानों को आदर पूर्वक नमन करता हूं। आतंकवाद हो या विस्तारवाद, भारत आज इसका डटकर मुकाबला कर रहा है। भारत के जितने प्रयास शांति और सौहार्द के लिए हैं, उतनी ही प्रतिबद्धता अपनी सुरक्षा के लिए अपनी सेना को मजबूत करने की है। उन्होंने कहा कि भारत अब रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए भी पूरी क्षमता से जुट गया है। देश की सुरक्षा में हमारे बॉर्डर और कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसके अलावा भी उन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। कि वैक्सीन कब तैयार होगी, ये सवाल हर एक के मन में है, पूरी दुनिया में है। मैं आज देशवासियों को कहना चाहूंगा, देश के हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा एक ऋषि मुनि की तरह लेबोरेटरी में जी जान से जुटे हुए हैं, अखंड एक निष्ठ तपस्या कर रहे हैं, बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और भारत में एक नहीं, दो नहीं, तीन वैक्सीन उसके टेस्टिंग के अलग अलग चरण में है। वैज्ञानिकों से जब हरी झंडी मिल जाएगी, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होगा और उसकी तैयारियां भी पूरी तरह रेडी हैं। और तेजी से प्रोडक्शन के साथ वैक्सीन हर भारतीय तक कम से कम समय में कैसे पहुंचे, उसका खाका भी तैयार है, उसका रूपरेखा भी तैयार है। एलईडी बल्ब का अभियान हो, सीएनजी आधारित ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए प्रयास हो, हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पेट्रोल से प्रदूषण को कम करने के लिए इथेनॉल उत्पादन उसको बढ़ाने पर और उसके इस्तेमाल पर बल दिया जा रहा है। 5 साल पहले हमारे देश के अंदर इथेनॉल की क्या स्थिति थी? 5 साल पहले हमारे देश में 40 करोड़ लीटर उत्पादन होता था। आज 5 साल में 5 गुना हो गया और आज 200 करोड़ लीटर इथेनॉल हमारे देश में बन रहा है, जो पर्यावरण के लिए बहुत उपयोगी हो रहा है। मेरे प्यारे देशवासी, बीते 5 साल आवश्यकताओं की पूर्ति और अगले 5 साल आकांक्षाओं की पूर्ति के हैं। बीते 1 साल में ही देश ने बड़े और महत्वपूर्ण फैसलों के पड़ाव को पार कर लिया है। गांधी 150 पर भारत ने गांवों को खुद को खुले में शौच से मुक्त किया है। आस्था की वजह से प्रताड़ित शरणार्थियों को नागरिकता देने का कानून, दलितों, पिछड़ों, ओबीसी के लिए, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षण के अधिकार को बढ़ाने की बात हो, असम और त्रिपुरा में ऐतिहासिक शांति समझौता हो, फौज की सामूहिक शक्ति को और प्रभावी बनाने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति हो, करतारपुर साहिब कॉरिडोर का शांतिपूर्ण समाधान हो चुका है। देश के लोगों ने जिस संयम के साथ और समझदारी के साथ आचरण किया है, व्यवहार किया है, यह अभूतपूर्व है और भविष्य के लिए हमारे लिए प्रेरणा का कारण है। शांति, एकता और सद्भावना, यही तो आत्मनिर्भर भारत की ताकत बनने वाली है। यही मेलजोल, यही सद्भाव भारत के उज्जवल भविष्य की गारंटी है। इसी सद्भाव के साथ हमें
गौरतलब है कि इस साल जहां भारत चीन से आई बीमारी कोरोना वायरस से जूझ रहा है, तो वहीं सीमा पर चीन की सेना पीएलए पर भी पैतरे दिखा रही है। 15-16 जून की रात भारतीय सैनिकों के साथ हुई झड़प में हमारे 20 योद्धाओं ने जान गंवा दी थी। वहीं सेना से जुड़े सूत्रों का दावा है कि चीन के भी बहुत सैनिक हताहत हुए, लेकिन चीन ने अपनी नाक बचाने के लिए इस संख्या को छिपा लिया है। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच कई स्तर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन चीन की नीयत साफ नहीं दिख रही है। फिलहाल भारतीय सेना ने किसी भी पैंतरे का जवाब देने के लिए पूरा साजो सामान सीमा पर इकट्ठा किया हुआ है। एएनबी न्यूज के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। तो भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर आज प्रधानमंत्री ने पूरे देश को संबोधित किया। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने हुंकार भरते हुए कहा कि एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख दिखाई है, देश की सेना ने उसका उसी भाषा में जवाब दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की संप्रभुता का सम्मान हमारे लिए सर्वोच्च है। इस संकल्प के लिए हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, देश क्या कर सकता है, ये लद्दाख में दुनिया ने देखा है। इसके अलावा उन्होंने तमाम बातें आज के संबोधन में कही हैं। आपको बता दें कि आज उन्होंने एलएसी और एलओसी को लेकर ज्यादा चर्चा की। और बीजेपी के नेता विपुल चतुर्वेदी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी मसले पर चर्चा के लिए। विपुल जी, आप किस तरह से देख रहे हैं, आज प्रधानमंत्री ने लाल किले से जो कुछ भी कहा, देश को संबोधित किया है, खास तौर पर उन्होंने एलएसी और एलओसी पर फोकस किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने हमारा आज राष्ट्र गौरव बढ़ाया है, इतने सालों के भारत के इतिहास में पहली बार कोई राष्ट्र प्रतिनिधि के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत का 56 इंची का सीना दिखाया और करके दिखाया। एलओसी, जब तक चीन आज तक हमको धमकाता रहा, पाकिस्तान हमको डराता रहा और चीन और पाकिस्तान की नाम पर हमको यहाँ के अफसर था और राजनेता ब्लैकमेल करते रहे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह और राजनाथ सिंह जी के संयुक्त से तीनों सेनाओं का एक साथ गठन कर एक रूप में लाकर आज विश्व को ये बता दिया कि भारत महागुरु महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। ठीक है विपुल जी, लगातार आत्मनिर्भर भारत की बात उनके द्वारा कही जा रही है, लेकिन क्या सिर्फ कह देने से ये जो संकल्प है वो पूरा हो पाएगा? उस दिशा में कदम क्या कुछ बढ़ाए जा रहे हैं? आत्मनिर्भर भारत हमारा पूर्व से भारतीय संस्कृति का सनातनी नारा है। माननीय मोदी जी ने केवल उन बातों का है जो भारतीय संस्कृति को पोषक करते हैं। पहले भी हम आत्मनिर्भर के रूप में ही, हमारी जो सनातन संस्कृति है वो आत्मनिर्भर भारत की पहचान ही थी, चाहे गौपालन के रूप में हो, चाहे कृषि के रूप में हो, चाहे अपने वस्त्र उत्पादन। जब विश्व कपड़े पहनना नहीं जानता था, तब हमारे पुरातन पंथी, जिनको हम पुरातन पंथी कहते हैं, पोंगा पंथी कहते हैं, वो 16 श्रृंगार करते थे। जब लोग कच्चा मांस खाते थे, कच्चा अनाज खाते थे, हमारे यहाँ 56 भोग के पकवान होते थे। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी उसी संस्कृति के वाहक के रूप में आज भारतीय जनता को ये एहसास करा रहे हैं कि हमारी संस्कृति उन्नत संस्कृति है और इसके लिए हम आत्मनिर्भर हैं और रहेंगे। हमको धरती पर वो काम कर रहे हैं। इसके लिए अपना उद्योग, छोटे छोटे उद्योग हैं, विदेशी वस्तुओं को आयात कम से कम हो, जिससे हमारी आर्थिक उन्नति बने, ये उनका विजन है और राष्ट्र हित के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, कोरोना को लेकर भी आज उन्होंने अपने संबोधन में बातचीत की है विपुल जी। कोरोना संकट विश्व की एक बहुत बड़ी महामारी है जो मानव द्वारा जनित है। हमारे पूर्व में मानव द्वारा जनित जो कोरोना है, इसके लिए जो उन्होंने उपाय बताए हैं, हमको वैक्सीन की उपलब्धि, हमारी शोध, उसके सारे हैं, लेकिन बचाव ही सुरक्षा है। ये सबसे बड़ा उनका जो था कि बचाव ही सुरक्षा है। जनता को इसके प्रति जागरूक रहना चाहिए। हम सब भारतवासियों को उनके कहे हुए शब्दों को पालन करना चाहिए। देश स्वस्थ रहेगा, सुरक्षित रहेगा।
बिल्कुल, और एलओसी और एलएसी को लेकर जिस तरह से तमाम बातें पीएम के द्वारा कही गई हैं, अगर हम देश की विपक्षी पार्टियों पर नजर डालें तो हमेशा इसको लेकर कुछ और ही बयान देती हुई नजर आई हैं विपुल जी। उनका अभी भी लद्दाख को लेकर, चीन को लेकर जो संशय की स्थिति है वो सही नहीं हो पाई है, साफ नहीं हो पाई है। कहीं ना कहीं देश की मुख्य विपक्षी पार्टी जो कांग्रेस है वो सवाल इस पर उठाती रही है। मुझे एक दुख है कि हमारे बीच में विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं रही। विपक्ष उन मुद्दों को नहीं उठा पा रहा है जो धरातल पर उठाने चाहिए, जनहित के लिए करना चाहिए। विपक्ष केवल उन बातों को कर रहा है जिससे कि देश का नुकसान हो, जिससे कि हम कहीं ना कहीं नीचा देखें। राष्ट्र हित का विषय है एलओसी और एलएसी, जिसको हमको लगातार, जैसे अभी अखंड भारत की ओर चर्चा करने की बात आती है, आप क्या कहेंगे पता नहीं, पर अखंड भारत की जम्मू लेना, वहां से कश्मीर को लेना है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत में पुनः लेना है, अक्साई चीन को पुनः लेना है। इस सारी चीजों के लिए हमको राष्ट्र हित में सारी राजनीतिक पार्टियों को एक रूप से माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और राजनाथ सिंह जी के पीछे खड़े होकर राष्ट्र हित में एक ही बात कहना चाहिए कि किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। हम पूरी तरह से एलओसी, अक्साई चीन को भारत में लेंगे, मानसरोवर भारत में लेंगे, पाक अधिकृत कश्मीर भारत में लेंगे, और जितनी भी सीमाएं, विवादित सीमाएं, उनको हम सही करेंगे। ये कांग्रेस का व्यू होना चाहिए। लेकिन क्षुद्र मानसिकता के कारण, केवल राजनीतिक गोटियां सेकने के कारण इन बातों को हम नहीं कर, विपक्ष नहीं कर पा रहा है। विपुल जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। कांग्रेस के नेता भी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है, अजय सिखवाल जी। अजय जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, सर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया, उनका ज्यादा फोकस आत्मनिर्भर भारत और एलएसी और एलओसी पर रहा है। जी, आपकी प्रतिक्रिया सर? जी, नरेंद्र मोदी जी का भाषण में केवल लीपापोती के अलावा और कुछ नहीं था। आज ना उन्होंने देश के विकास के लिए कोई बात कही। इतने भयानक रूप से जीएसटी वसूल करने के बाद डीजल पेट्रोल महंगा करने पर भी अगर सरकार घाटे में है, इसके बारे में कहीं चर्चा नहीं करी। किसी मैटर के अंदर कोई चर्चा नहीं करी जिससे राष्ट्र को कोई लाभ हो। केवल लीपापोती का भाषण था केवल, और लोगों को भ्रमित करने वाला भाषण था केवल। एलएसी को लेकर उन्होंने तमाम बातें रखी हैं अजय जी, वो तो देश की रक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। नहीं, इसके बारे में मना नहीं कर रहे। देश के बारे में, एलओसी के बारे में जो उन्होंने दिया वो सराहनीय था, लेकिन इनको अभी जो देश की हालात है चल रहे हैं, इसके बारे में, इकोनॉमी के बारे में, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं तो ज्यादा अच्छा होता। अर्थव्यवस्था को लेकर उन्होंने बातें कही हैं, आत्मनिर्भर भारत को लेकर उन्होंने तमाम बातें रखी और उन्होंने बताया किस तरह से हम आगे इसके लिए कदम उठा सकते हैं। वो बस वो कदम उठाने की बात करते हैं, कदम कभी उनका उठता नहीं है। अगर वो केवल भाषण और लीपा पोती के भाषण जो देते हैं, पुत्र का भाषण इस बार भी रहा उनका कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, करना हमको कुछ है नहीं। तो इस तरह का भाषण हम पिछले 5-7 साल से सुनते आ रहे हैं, उसी तरह का उनका भाषण था आज। ठीक है, विपुल चतुर्वेदी जी, देश की इकोनॉमी के लिए कुछ आज अभी हमारे बंधु कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम राजस्थान में यूपी के मुकाबले 10 गुना ज्यादा, 10 रुपए ज्यादा है। क्यों है? हमारा राजस्थान का टैक्स है, भारत सरकार का टैक्स नहीं है। एक बात तो इनका है कि ये जो यहाँ की राजस्थान की जो दशा है वो कांग्रेस सरकार के कारण है, ना कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी सरकार की वजह से। उन्होंने तो वहां से जितना भेजा है केंद्र से राजस्थान को, उतना शायद किसी और को भेजा भी नहीं है। इस बात के लिए दूसरा लीपापोती की बात करें, जब राष्ट्र का विषय आए तो उनको लीपापोती लगती है। ये कांग्रेस की मानसिकता है। जहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय हित, वहां बात आए वहां लीपापोती लगती है। जहाँ आत्मनिर्भर भारत की बात है तो मोदी जी सरकार नीचे आके थोड़ी काम करेंगे, काम तो युवाओं को करना है। इस हिंदुस्तान के युवाओं को, महिलाओं को, इनको आगे होके अपने छोटे छोटे लघु उद्योग, गृह उद्योग जो पहले पूर्व में चलते थे, उनको समृद्ध करना है। उनको एक सामुदायिक रूप से अमूल की परपाटी पर सहकारिता के रूप में एक बड़े उत्पादन को करना है। उनका लोकल का वोकल जो बनाना है कि आप लोकल प्रोडक्ट को वोकल बना के पेश करो, जिससे कि ये लगे कि वास्तव में हमारी गुणवत्ता, भारतीय प्रोन्नति, भारतीय औद्योगिकी इतनी मजबूत है कि हमको विदेश से कोई चीज लाने की जरूरत नहीं पड़े। स्पष्ट विजन है नरेंद्र मोदी जी का। ठीक है, काम करना नहीं चाहते हैं और दोष मोदी जी को देते हैं। अगर सारे काम युवाओं को करने होंगे तो फिर इनको क्या पूजा करने के लिए बिठा रखा है सीट के ऊपर? नहीं, युवा भाई जी ये तो गाइडलाइन करने के लिए है मान्यवर।
ये दिशा निर्देश करने के लिए है कि आप ऐसे करेंगे, इससे ये रहेगा। मास्टर पढ़ाता है, इसका मतलब ये नहीं कि क्लास में हमेशा वही रहे। पढ़ने वाला तो विद्यार्थी होता है। डीजल महंगा करने पर भी अगर सरकार घाटे में है, आपकी गवर्नमेंट है, राजस्थान गवर्नमेंट है, जिसने की टैक्स 30% लगा रखा है। अगर इस टैक्स को कम कर टैक्स को कम कर दे, कांग्रेस बैरक से तेल आता था, उसके रेशो से आज उत्तर प्रदेश से आप ये बता दो, उत्तर प्रदेश बीजेपी और कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान में जब हमारे समय के अंदर बैरक जो कच्चा तेल था उसकी समझ में आता है, पर उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में 10 रुपए का फर्क क्यों है? गुजरात में और राजस्थान में 4 रुपए का फर्क क्यों है? क्योंकि राजस्थान की सरकार ने अपनी होटलों का जो खर्चा निकालने के लिए चाहिए ना पैसा, वो टैक्स के रूप में यहाँ लगा रखा है। कुल मिला के होटलों से घूमने से फुर्सत नहीं है सरकार को। कुल मिला के काला धन 15 लाख, अच्छे दिन गुजरात मॉडल 2 करोड़ राजस्थान सरकार को इन होटलों में मौज मस्ती करने से फुर्सत नहीं है। कैसे जनता का हित करेंगे? ठीक है, राजस्थान की यहाँ बात नहीं हो रही है सर, बात देश की हो रही है, बात प्रधानमंत्री के संबोधन की हो रही है। मैं आप दोनों से ये जानना चाहती हूँ, जो पूरा उन्होंने लंबा चौड़ा भाषण दिया है उसमें देश की जनता का क्या हित है? सरकारी बैंक बिक रहे हैं, बीमा कंपनी बिक रही है, देश घुटने पर बैठ गया, अर्थव्यवस्था रेलगाड़ी से बैलगाड़ी पर आ गई। एक सेकंड अजय जी लौट रहे हैं आपके पास। विपुल जी जी बताइए, देश की जनता के हित के लिए क्या कुछ बातें? मैं ये पूछ रहा हूँ, राष्ट्र के हित के अलावा उन्होंने अपनी पार्टी हित की या स्वहित की बात क्या की है? आप एक बता दें कि ये बात उन्होंने। सर मैं आपसे वही तो जानना चाह रही हूँ, आप उस बात का जवाब दे दीजिए कि उन्होंने ये बातें कही नहीं है या भारत के। एक सेकंड सर, देखिए देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करना चाहता, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें भी देश की सुरक्षा उतनी ही प्यारी है। ये देश जितना बीजेपी का है उतना ही आम जनता का भी है। मैं सवाल आपसे ये पूछ रही हूँ सर, आज जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं, जिस तरह से युवा बेरोजगार है, लोगों के पास पैसा नहीं है सर, इन सब के लिए क्या? मैं आपको एक निवेदन करता हूँ जी। मैं आज की तारीख में लोग कहते हैं पैसा नहीं है, आज देखिए मदरा से जितना, दारू से जितना पैसा इकट्ठा हो रहा है, कहां से हो रहा है? कौन कर रहा है? कौन खर्च कर रहा है उस दारू पे पैसा? बड़े आदमी कर रहे हैं या देश का दूसरा बाहर से आके कोई कर रहा है? ये देश की जनता। देश ऐसा नहीं है कि हमें भारत में पैसा नहीं है। हमारा मोदी जी का सीधा संकल्प है कि आप समायोजित रूप से भारतीय संस्कृति के अनुसार से, भारतीय जीवन पद्धति के अनुसार जीजिए, आपके पास पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी। लघु उद्योग उसी में है, अति लघु उद्योग उसी में शामिल है, स्वाभिमान भारत के रूप में उसी चीज में शामिल है कि आप छोटे छोटे उद्योगों को सम्मिलित कीजिए, छोटे छोटे गृह उद्योग लगाइए, उससे उत्पादन कीजिए, उस उत्पादन से बेचिए, तो हम ज्यादा से ज्यादा उसकी तरफ जा पाएंगे। हमारे लोग क्या करते हैं, उसको फॉलो तो करते नहीं है, सोशल मीडिया पर हुई बातों को प्रचारित, ये इसका अडानी का, अबानी का, इसका मल्टीनेशनल, इन कंपनियों की तरह हर आदमी बाबूजी बन के जीना चाहता है। माननीय मोदी जी का कहना है आप भारतीय बन के जिए, जैसे कि हमारी सनातन परंपरा के अनुसार जीना है, आपको पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी, आप पुनः सोने की चिड़िया थे, हैं और रहेंगे। ठीक है, अजय सिखवाल जी। भारत सोने की चिड़िया बनेगा या नहीं बनेगा वो अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यालय 5 स्टार होटलों में तब्दील हो गए हैं। सरकारी बैंक, बीमा कंपनियां का क्रम चल रहा है, अर्थव्यवस्था रेलगाड़ी से बैलगाड़ी पर आ गई है, हम मानव से आदि मानव की श्रेणी में आ गए हैं और कसम खाते हैं हम देश नहीं बिगड़ने देंगे। ये सोने की चिड़िया, जी बताएं आदि मानव कैसे जीते थे? देश को संभालने की बात की होती, नमस्ते ट्रंप ना खेलकर सही समय पर लॉकडाउन लगा दिया होता तो आज देश की स्थिति ऐसी नहीं होती। देश के 50% बेरोजगार युवक बेरोजगार हो गए हैं, उनकी चिंता की होती तो ज्यादा अच्छा होता। इतने भयानक रूप से जीएसटी वसूलने और पेट्रोल डीजल महंगा करने पर भी अगर सरकार घाटे में है तो इनके बारे में इनको सोचना चाहिए। राष्ट्र की सरकार घाटे में नहीं है, देश की सरकार घाटे में नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था, देश का सोने का भंडार बढ़ा है, विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ा है, देश के उस आर्थिक स्थिति में कोई समस्या नहीं है। प्रादेशिक स्थिति वेंटिलेटर पर है, ये बात तय है। राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर हमारा सोना भंडार बढ़ा है, विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ा है। वो रोजगार से बेरोजगार पे हो गई है बड़ी। नहीं, बेरोजगारी कहाँ, मुझे आज कहीं पर भी बेरोजगारी की स्थिति है कि स्वरोजगार के लिए कह तो रहे हैं,
स्वरोजगार डेवलप करो, आप अपने साथ 4 जनों को और रोजगार दो, ये कह रहे हैं मोदी जी। 5 स्टार आप क्यों देखते हैं सरकार की तरफ? देश का आकलन नहीं किया जा सकता। आप 5 स्टार मोदी स्पष्ट संदेश है, क्यों देख रहे हैं सरकार की तरफ? के हमारे साथ जनता के साथ बैठे, तब आपको मालूम चलेगा कि देश में कितनी बुरी हालत चल रही है इस समय। मैं धरती पे जीने वाला आदमी हूँ। नहीं, ये आंकड़े आपके धरती पे चलने वाले नहीं है, ये नहीं, जो आंकड़े की बात है धरती पे चलने वाला जो हूँ, उन्होंने कहा है कि आप 2 गाय पालें, 4 गाय पालें, मसाले की फैक्ट्री लगाएं, मसाला पीसें, मसाला की करें और इस तरह के छोटे छोटे गृह उद्योग बनाएं। उन गृह उद्योगों को एक सहकारिता के रूप में बढ़ा दें, लोकल का वोकल बनाएं, चीज का प्रोडक्ट करें, जो आप बाहर बेच सकते हैं उन चीजों का प्रोडक्शन करें और खूब उन्नति करें। एक रोजगार की जगह आप 4 जनों को रोजगार दें अपने साथ में। बिल्कुल ऐसे आप ही क्यों क्लर्क की तरफ भागना चाहते हैं? क्यों सरकार की नौकरी की तरफ भागना चाहते हैं? मोदी जी का विजन है आप स्वावलंबी अपने टेक्निकल रूप से मजबूत बने, बिल्कुल मानसिक रूप से मजबूत बने, शारीरिक रूप से मजबूत बने, ये उनका स्पष्ट विजन है और सबके सामने दे रहे हैं। अजय सिखवाल जी, जब इतनी अच्छी मंशा के साथ प्रधानमंत्री चाहते हैं कि लोकल से वोकल की ओर जाएं हम, और वो ये भी चाहते हैं कि हमारा देश जो है वो आत्मनिर्भर बने, तो क्यों आप उनका साथ नहीं दे रहे हैं? क्या आप नहीं चाहते कि देश के जो युवा हैं वो स्वरोजगार की ओर बढ़े, वो खुद में इतने सशक्त हो जाए? बिल्कुल, देश आत्मनिर्भर बने ये हर आदमी चाहता है जी, लेकिन ये झांसे स्विस बैंक, काला धन, 15 लाख, अच्छे दिन, गुजरात मॉडल, अब वो तो चला गया सर। अजय जी, अब वो तो गया। अभी हम जहाँ हैं हम उस पर बात कर लेते हैं। अभी तो यही स्थिति है ना, अभी तो काला धन, स्विस बैंक, 15 लाख, इससे ज्यादा तो ट्रेंड में ये आत्मनिर्भर भारत चल रहा है, तो इस पर बात कर लेते हैं। चीन का मसला चल रहा है। ये जुमले जब हम अभी तक सहन कर रहे हैं, ऐसे सहन कर रहे हैं, ये एक कॉमेडी फिल्म की तरह। मैं किशनगढ़ से आता हूँ, मार्बल का मेरा व्यवसाय है। लॉकडाउन से पहले गाड़ियां लगती थी 300, आज लग रही है 450, और हमारा आयात यहाँ से 50-60 गाड़ी बढ़ा है, आयात बढ़ा है, निर्यात बढ़ा है। ये आप लोगों के आंकड़े ना तो आंकड़े नहीं, आप प्रैक्टिकल में देखिए, आंकड़ों से आप दुनिया के निवाई जाइए। मैं मार्बल उद्योग से जुड़ा हूँ इसलिए मुझे उससे ज्यादा जानकारी है। आप टोंक निवाई का ये क्षेत्र है, वहां जाइए, स्लेट का कितना एक्सपोर्ट बढ़ा है। आप इधर हमारे व्यापार क्षेत्र में आइए, वहां से सिरामिक का कितना एक्सपोर्ट बढ़ा है, यहाँ से पाउडर जाता है उसका कितना एक्सपोर्ट बढ़ा है। इस लॉकडाउन से पहले की स्थिति में आज की स्थिति में 1.5 गुना ज्यादा हो गया। यहाँ मजदूर नहीं मिल रहे खेत में काम करने के लिए, व्यापार तो 1.5 गुना बढ़ गया। लेकिन भारत देश के नागरिक जो बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, कैसे बेरोजगार हो गए? जब व्यापार बढ़ा है तो बेरोजगार कैसे हो गए? मतलब 50% लोगों के पास नौकरियां नहीं है इस समय। आपको आपके कौन से आंकड़े मुझे कहीं बताओ तो सही, 50% कहाँ बेरोजगार हैं? बस मैंने आपको क्लर्क की नौकरी ढूंढने जाओगे आप, क्या नौकरी की इच्छा रखोगे तो बेरोजगार है। स्वरोजगार की तरफ जाओगे तो कोई बेरोजगार नहीं है। आकलन पता नहीं चलेगा। 5 स्टार होटल, 5 स्टार कार्यालयों में बैठ के देश की स्थिति का आकलन नहीं किया जाता। बंधु माननीय प्रधानमंत्री जी 56 इंची का सीना रख के कहते हैं स्वरोजगार अपनाओ, क्लर्क की नौकरी की तरफ मत जाओ, आप नौकरियों के पीछे मत भागो, नौकरी देने वाली स्थिति बनो कि आप किसी को नौकरी दे सको, जो रोजगार 4 जनों को रोजगार दे सको। अगर भारतीय जनता पार्टी देती है वो एक बहुत बड़ा उपलब्धि होगी पार्टी के लिए। जो लोग बात बेरोजगार हुए हैं उनको केवल रोजगार मिल जाए, बढ़ाने की तो बात हम भी नहीं कर रहे, लेकिन जो छिना है उस तक भी अगर ये बराबर इस दिशा में काम करे तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आज देश बिल्कुल बेरोजगार की स्थिति में बैठा है, हर चीज बिगड़ने को तैयार हो रही है। विपक्ष नहीं है, ये बड़ा दुख का विषय है। विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, ये बड़ा दुख का विषय है। न तो मुद्दे हैं न जानकारी है, केवल हवा में तीर। क्योंकि मुद्दे मोदी जी ने सारे सॉल्यूशन कर दिए। कहते थे राम मंदिर नहीं बनेगा, बन गया। कहते थे एलओसी कश्मीर कभी हमारा नहीं होगा, हो गया। कहते थे ये ऐसा नहीं होगा, वो भी हो गया। अगर सरकार के बारे में कुछ पूछते हैं तो देशद्रोही बता दिया था हमारे को। नहीं, क्यों देशद्रोही? आप राष्ट्र के विषय में बात करो ना, राष्ट्र विरोधियों की बात क्यों करते हो? राष्ट्र विरोधी माना जाता है। क्यों करते हो पाकिस्तान की बात? आप क्यों करते हो चीन की बात? आप क्यों मिलते हो चीन के आदमियों से? क्यों करते हो पाकिस्तानियों से? हम चीन की राष्ट्र की बात करो ना, स्वरोजगार की बात करो, हम देश की बात उद्योगों की बात करो, इन सड़कों के निर्माण की बात करो, इन पुलों के निर्माण की बात करो, इन चिकित्सालयों के निर्माण की बात करो। जाता है हम लोगों को। आप इनकी बात करो ना। आदमी का स्वास्थ्य का बात कर रहे हो, स्वास्थ्य बीमा क्या है?
हम कैसे प्रज्ञा की विकलांगों फाइल को चोरी किस हुई रूप इसकी से बात करें, माननीय हम राफेल प्रधानमंत्री की जी ने फाइल की बात पेंशन की योजना बात शुरू की। करें, हम नीरव ठीक मोदी है। के दस्तावेज गायब हुए उसकी बात करें, आप इनको हम माननीय देखो ना, फाइल की बात एक एक करके अजय जी मेरा सवाल आपसे यह है कि ठीक है, आत्मनिर्भर भारत को लेकर ये बहस तो काफी लंबी चलने वाली है। जो चीन के मसले पर जिस तरह की तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी हैं, क्या आप उनसे इत्तेफाक रखते हैं? उन्होंने कहा है कि जिसने जैसा सलूक किया हमारे देश ने और हमारी देश की सेना ने उसका माकूल जवाब दिया है। बिल्कुल सेना ने जवाब दिया है। हम सेना पे प्रश्न नहीं उठाते, सेना हमारी बहुत निडर है, लेकिन अगर किसी पे कोई बात अगर हम सच्चाई पे आते हैं तो हमें देशद्रोही कहलाया जाता है, गद्दार कहलाया जाता है। तो क्या गद्दारी देश हित का ठेका क्या इन्होंने कॉपीराइट कर रखा है कि साहब इनकी हाँ में हाँ मिला वो तो देशद्रोही, देश का वफादार आदमी है, जो इनके विरोध में जाता है वो गद्दार। हम राफेल की बात करें तो गद्दार, हम नीरव मोदी के दस्तावेज गायब हुए उसके बारे में पूछे तो गद्दार, माल्य की फाइल गायब होती है तब गद्दार। तो सारी चीजें पे अगर हम पूछते हैं तो हम गद्दार कहलाते हैं। तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। फिर बोलते हैं विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा रहा। विपक्ष कोई प्रश्न उठाता है उसका जवाब देने से बढ़िया हमको गद्दार कहा जाता है। ठीक है विपुल जी, अगर विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, कई सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, तो उन सवालों का जवाब दिया जा सकता है सर। नहीं, जो जब सवाल पूछे तो सवाल पूछने का तरीका कौन सा है, किसका सवाल पूछना, मौलिक सवाल होनी चाहिए ना। सवाल ऐसे होने जो राष्ट्र हित में हो। आप ऐसे करें जिससे कि राष्ट्र को नुकसान हो वो सवाल पूछें। रफाल पे प्रश्न उठा रहे हैं, सेना पे प्रश्न उठा रहे हैं। सेना पे किसने प्रश्न उठाया विपुल जी? उठा रहे हैं। सेना पर किसने सवाल उठाया विपुल जी? सेना पे उठाया ना कि ये LAC जो फिंगर 8 और फिंगर 4 का वहां पर गई नहीं हमारी सेना, वहां तक गई नहीं, ये कह रहे हैं ना कांग्रेस यही तो कह रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रश्न चिन्ह उठाया ना कि सर्जिकल हुई नहीं, झूठ बोल रहे हैं, बार बार कहते रहे ना इस चीज को। तो सेना पे प्रश्न उठाई तो हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब नरेंद्र मोदी तो है नहीं वहां पर, वहां तो सेना ही है ना। सर्जिकल स्ट्राइक तो सेना करती है, नरेंद्र मोदी थोड़ी करते हैं। आदेश उनका होता है परंतु कार्य तो सेना ही करती है। वहां पर हमको अपनी सेना पे गर्व है, उस सेना पर गर्व ज्ञापित करना चाहिए, बताना चाहिए कि हम चीन, नेपाल जो हमारे दोस्त हैं उनको तो सम्मिलित करें, और चीन और पाकिस्तान के खिलाफ दृढ़ता के साथ उसका विरोध करने में संसद या बाहर हम एक साथ सेना का मनोबल बढ़ाएं। सेना का मनोबल बढ़ा ही है विपुल जी, और किसी के एक के बयान देने से सेना का मनोबल टूटता नहीं है। हमारे देश की सेना इतनी कमजोर नहीं है कि किसी की बयानबाजी से मनोबल टूट जाए। मैं उसको जज्बे को सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि राष्ट्र की सेना की जिसने हमारी रक्षा कर रखी है उसको बार बार प्रणाम करता हूँ। अजय सिकवाल जी, सेना का जो कार्य है, सेना को श्रेय लेने दीजिए। सेना का श्रेय आप लोग मत लें। हमारा जिस सेना पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहे, हम सेना पे कभी भी प्रश्न चिन्ह उठाए, हमारा गर्व से सीना ऊंचा हो जाता है, हम भारतीय सेना को देखते हैं तब। लेकिन अगर हमने कहा, हम जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा या पार्टी ने कहा कि साहब कहना अंदर घुसा ही नहीं, हमने उस पर प्रश्न उठाया तो हम गद्दार हो गए कि आप गद्दारी बात है, आप सेना प्रश्न। हमने प्रश्न आप तो उठाया ना कि सेना पे, हमने जो प्रश्न उठाया था वो आप तो उठाया था। चीन के विषय में और इंदिरा गांधी को दुर्गा कहने के विषय में मुझे बताएंगे कि दुर्गा क्यों कहा था, कौन से युद्ध की विषय थी? सेना ने युद्ध जीता था पाकिस्तान से, दुर्गा वो कैसे हो गई? अगर कोई बात आती है तो जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो राष्ट्रीय नेतृत्व के श्रेय जाता है। जिसके नेतृत्व में काम हो रहा है, जिसके नेतृत्व में तंत्र काम कर रहा है, उसके नेतृत्व को श्रेय जाता है। तो आज की तारीख में जो भी कार्य हो रहा है वो माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहा है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोई काम हो रहा है तो सारा श्रेय उनके और उनके नेतृत्व को ही जाएगा ना। अगर नुकसान होता है तो भी उनको ही जाएगा, लाभ होता है तो भी उनके नेतृत्व को जाएगा। तो नेतृत्व का तो हमेशा रहता है। आज अक्साई चीन गया तो नेहरू जी को लोग आज तक कहते ही है ना कि वहां क्यों गया, वो क्षेत्र गया, नेहरू जी ने दिया। तो आज इसका श्रेय या अपश्रेय नेहरू जी को जाता है। पाकिस्तान से जीती तो इंदिरा जी को दुर्गा का रूप देके सबने सम्मानित किया ना। इतना बड़ा जो सारी चीजें, तो इसलिए नेतृत्व को तो जाता ही है, श्रेय जाएगा और जाना ही चाहिए। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बारे में तो दुनिया लोहा लेती थी, और उस तो परिवार ने भी ले रही है। जो अपनी जान देके देश के लिए जो जान दी है, उस परिवार ने जो
बलिदान दिया है भारत के लिए, उसको दुनिया सलाम करती है। इसके लिए वो विषय अलग है, उसके लिए दुनिया सलाम करती है उनको, जिस विषय में उनकी सम्मान है, उनका लेकिन सम्मान है। अगर किसी बारे में हम विपक्ष प्रश्न उठाता है तो उनको देशद्रोही करना, ये कहाँ की वो बात है। अगर किसी बारे में विपक्ष उठाता है प्रश्न तो उसका जवाब देना चाहिए, ठीक रहेगा, ना कि उनको कोस नहीं। चीन की सेना पीछे हटी नहीं, वहां से फिंगर फोर से चीन की सेना पीछे हटी कि नहीं ये बताएं। अरे कहावत है, हटी कि नहीं सेना, ये बताएं। वहां से पीछे से चीन की सेना हटी कि नहीं? 6 किलोमीटर अंदर घुस के 2 किलोमीटर अरे पीछे हटी कि नहीं ये बताएं। घुसी कितनी वो बाल, मैंने आपको क्या पीछे कहा, हटी कि नहीं ये बताएं। तो इसके बारे में आप खुला बताएं देश को। आप क्यों अरे मैं पूछ रहा हूँ, सेना खुली बात में पूछ रहे, सेना चीन की सेना वहां से पीछे हटी कि नहीं? तो उसका जवाब दे तो रहे हैं अजय जी, वो कह तो रहे हैं 6 किलोमीटर अंदर आकर 2 किलोमीटर पीछे चली गई, यहाँ हटी है, लेकिन 6 किलोमीटर अंदर भी तो आई है, वो भी तो देखिए, वो यही तो जवाब दे रहे हैं। आज तक वहां पर पेट्रोलिंग का जो सिस्टम होता रहा, आपने भी देखा, पहले भी देखा, वो नो मैन जोन था। नो मैन जोन में उसमें उन्होंने जो नो मैन जोन में जब उन्होंने अपना अतिक्रमण किया तो हमारी सेना ने उसको ताकत से पीछे हटाया। और आज भी निरंतर इस बात के लिए इतनी बार वार्ता हो रही है, इतनी ये कि जब तक पीछे नहीं हटेंगे हमारा भारतीय क्षेत्र पूर्ण रूप से खाली नहीं हो जाएगा, अक्साई चीन को हम वापस नहीं मिला लेंगे, तब तक नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट रूप से, अमित शाह जी ने स्पष्ट रूप से कहा, जब तक चैन से नहीं बैठेंगे। राजनाथ सिंह जी की सेना मजबूती से उनका विरोध करके उनको पीछे धकेलने में लगी हुई है। वर्तमान सरकार ने इनको टिकटॉक बैन करके इनको बहुत तगड़ा जवाब दिया है। चीन को चीन की भाषा में जवाब दिया है। और रहा सवाल, हम अभी भी कह रहे हैं पीछे हटने की बात, अगर कोई सेना 6 किलोमीटर तक उसके 2 किलोमीटर पीछे हो जाते हैं, उसको उपलब्धि मानते हैं, तो आप इसको उपलब्धि माने। हमारे नजर में ये उपलब्धि इसलिए मानते हैं कि पहले हमारे पूर्ववर्ती जो थे ना प्रधानमंत्री, उन्होंने तो जगह छोड़ दी थी, अक्साई चीन को दे दिया, मानसरोवर दे दिया, हमारा भारत का गर्व दे दिया। इसलिए कह रहे हैं कि हमने इतना पीछे हटाया, ये बड़ी बात है। और पीछे हटा के ही मानेंगे, पूरा भारत की धरती को पूरी चीन से खाली करवा के मानेंगे, ये उनका दृढ़ विश्वास, दृढ़ निश्चय है। क्यों मना कर रखा है वहां जाने के लिए? मीडिया कवरेज करना चाहती है तो क्यों बैन कर रखा है इन लोगों को वहां जाने के लिए? ये सरकार की नीतियों का मामला, सुरक्षा का मामला है, इसमें आप और हम क्या कर लेंगे? ये राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, इसमें कोई परचूनी की दुकान का विषय नहीं है, कोई सब्जी मंडी का विषय नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, जिसके लिए प्रश्न करने की हमारी ताकत होनी चाहिए और प्रश्न का जवाब देने की, हमको सहन करने की हमारी ताकत होनी चाहिए। हमारा इतना बड़ा स्टेटस होना चाहिए कि हम वहां जा सकें, हम अपनी बात को रख सकें, हम बात को समझ सकें, इतना तो होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अजय सिखवाल जी, इस पूरे मसले पर आपसे आपका आखिरी कमेंट चाहूंगी सर। जी जी जी, बताइए। देखिए, अगर इस तरह की बात है तो इनको बिल्कुल स्पष्ट रूप से देश को बताना चाहिए कि वहाँ क्या स्थिति चल रही है। देश जानने को इच्छुक है, देश जानना चाहता है कि वहाँ क्या स्थिति चल रही है। लीपापोती की बात अगर कर दी जाती है तो एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है कि क्या हो रहा है वहाँ। कोई बोल रहा है, जैसे व्हाट्सएप ग्रुपों में देखते हैं कि साहब चीन को बहुत पीछे धकेल दिया, हमने पता नहीं क्या कर दिया। अभी जो मीडिया में जो कवरेज चल रहा है उसमें 5 राफेल लाके ये देश को 1 घंटे में ये प्रचार किया जा रहा है कि भारत आत्मनिर्भर देश हो गया। जिस फ्रांस ने, जो कंपनी ने रफाल बनाया, वो आत्मनिर्भर नहीं हो पाए, लेकिन हमारे बारे में ये भ्रम पैदा कर दिया कि पता नहीं भारत ने क्या उपलब्धि हासिल कर ली। इसको बिल्कुल खुल के बताना चाहिए, वहां जो स्थिति है वो स्पष्ट में बतानी चाहिए कि भाई वहां स्थिति है। अगर चाइना की सीमा भारत में है तो भी बताना चाहिए कि भाई ये अपनी स्थिति आज ये है। भ्रम पैदा करने से क्या होता है कि एकदम से स्थिति ऐसी रहती है कि भाई क्या हो रहा है वहां। अच्छा, पूछो इनके बारे में तो फिर गद्दारों की श्रेणी में आते हैं, फिर बोलते हैं विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभाता। तो विपक्ष करे क्या? विपक्ष पूछे तो फंसता है और नहीं पूछे तो फंसता है। तो विपक्ष तो अपनी भूमिका निभाएगा और इसी तरह निभानी भी चाहिए विपक्ष को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, विपुल जी, आप दोनों का तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर आज प्रधानमंत्री ने पूरे देश को संबोधित किया है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने हुंकार भरते हुए कहा कि LOC से लेकर LAC तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख दिखाई है, देश की सेना ने उसका उसी भाषा में जवाब दिया है। देखिए, उनके इस संबोधन से जहां पाकिस्तान और चीन को एक कड़ा संदेश मिल गया है, वहीं देश
की अगर पार्टियों की हम बात करें, अन्य जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी संतुष्ट नहीं हैं। वो तमाम ऐसे सवाल पूछती हैं जिनका जवाब उन्हें नहीं मिल पाता, और यही एक कारण है कि हमारे देश में हमेशा एक बहस की स्थिति बनी ही रहती है। आत्मनिर्भर भारत को लेकर संशय की स्थिति बरकरार है। लगातार प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत की बात कह रहे हैं, लेकिन लोगों को और खास करके देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस दिशा में आगे कैसे बढ़ा जाए। हालांकि आज जिस तरह से पूरा संबोधन उन्होंने दिया, तमाम बातें उन्होंने कही हैं, उन्होंने विस्तार से बताया है कि किस तरह से हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद यही है कि वो जो संदेश आज लाल किले से देना चाहते थे देशवासियों को और जो हमारे दुश्मन देश है उन्हें, ये संदेश उन तमाम लोगों तक पहुंच गया होगा। आज उन्होंने लोकल से वोकल तक की भी बात कही, एलओसी और एलएसी को लेकर भी उन्होंने बात कही। आत्मनिर्भर भारत पर उन्होंने आज लंबा संबोधन दिया है। उन्होंने देश की जनता को बताया है कि किस तरह से स्वरोजगार से खुद को जोड़ा जा सकता है। तमाम आज उन्होंने संबोधन दिया, उन्होंने तमाम बातें कही हैं और उनके इन संबोधन का काफ़ी महत्व भी माना जा रहा है। भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर आज प्रधानमंत्री ने पूरे देश को संबोधित किया है और इस दौरान उन्होंने तमाम अहम बातें कही। राम मंदिर निर्माण से लेकर देश में प्रदूषण को कम करने तक ये बातें भी उनके द्वारा कही गई हैं। कोरोना की वैक्सीन को लेकर भी उन्होंने जानकारी दी कि देश में 3 अलग अलग कंपनियों का ट्रायल चल रहा है। तो तमाम बातें आज उनके द्वारा की गई हैं। बीजेपी नेता नीरज जैन जी भी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस मसले पर चर्चा के लिए। नीरज जैन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, आज जो तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कही गई हैं देश हित में, क्या कुछ मानते हैं आप? नीरज जी से हमारा संपर्क टूट गया है, हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने पूरे देश को संबोधित किया है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने हुंकार भरते हुए कहा कि एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आग दिखाई है, देश की सेना ने उसका उसी भाषा में जवाब दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की संप्रभुता का सम्मान हमारे लिए सर्वोच्च है। इस संकल्प के लिए हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, देश क्या कर सकता है, ये लद्दाख में दुनिया ने देख लिया है। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को भी कड़ा संदेश दिया। देश की जनता को उन्होंने स्वरोजगार से जुड़ने के लिए एक अच्छा संदेश आज दिया है। नीरज जैन जी एक बार फिर से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज जी, मैं आपसे समझना चाह रही थी सर, आज लाल किले से जो प्रधानमंत्री ने तमाम संबोधन दिया है, तमाम बातें उन्होंने कही हैं, देश हित में क्या कुछ मानते हैं, कैसे देखा जाए इसे, उनके संबोधन के मायने क्या? देखिए, उनका संबोधन हमेशा राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र की जनता सर्वोपरि और राष्ट्र हित सर्वोपरि, इस पर आधारित रहता है। और आज का उनका संबोधन भी कोरोना वॉरियर्स को लेकर के, भारत को लेकर के और जी आवाज पहुंच रही है आप तक? की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, हम फिर से उनसे जुड़ेंगे। तो भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने पूरे देश को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कोरोना से लेकर प्रदूषण तक, राम मंदिर निर्माण से लेकर एलएसी तक तमाम बातें कही हैं। आत्मनिर्भर भारत को लेकर उन्होंने आज लंबा चौड़ा भाषण दिया है। देश की जनता को संदेश देने की कोशिश की है कि किस तरह से स्वरोजगार से जुड़कर देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने सरहद पर खड़े देश के जो जवान हैं उनको भी उनके नाम भी संबोधन दिया, उनको संदेश दिया है। और इसके अलावा उन्होंने भारत की आज़ादी को लेकर भी तमाम बातें कही हैं। आज उन्होंने एक लंबा संबोधन दिया और इसमें लगभग हर तरह की बातों पर उन्होंने जोर दिया है। खासकर जैसा कि हम बार बार आपको बता रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को सुधारने की दिशा में आत्मनिर्भर भारत को लेकर वो लगातार बात कर रहे थे। उन्होंने देश की जनता को संदेश दिया है कि किस तरह से इस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। लघु उद्योगों से लेकर तमाम बातें उन्होंने कही हैं। आयात निर्यात को लेकर भी उन्होंने अपना संबोधन दिया और कोरोना वैक्सीन को लेकर उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरोना को लेकर देश में 3 अलग अलग कंपनियों के ट्रायल चल रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही देश को इस दिशा में भी सफलता जरूर मिलेगी। राम मंदिर निर्माण को लेकर भी उन्होंने बात कही। प्रदूषण को लेकर और जो अभी पर्यावरण इस समय बना हुआ है उसको लेकर भी उन्होंने अपने संबोधन में बातें कही हैं। तो तमाम मुद्दों पर आज उन्होंने राय रखी, देश की जनता को संबोधित किया, देश के वीर जवानों को उन्होंने सलाम किया। उन जवानों के लिए जो शहीद हो गए हैं उनको भी आज पीएम की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई है। इसके अलावा सलामी दी गई और वहीं हम आपको बता दें कि ध्वजारोहण से पहले वे राजघाट भी गए थे। महात्मा गांधी को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की।
धैर्यवर्धन शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धैर्यवर्धन जी, मैं आपसे आज जो प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया है उस संबोधन के मायने समझना चाहूंगी। प्रधानमंत्री जी बड़े ठोस निर्णय करने के लिए जाने जाते हैं और इस स्वतंत्रता दिवस पर भी उन्होंने अपना इरादा जाहिर किया है। इरादा है विदेशी शक्तियों को अपनी ताकत दिखाने का, इरादा है देश के लोगों को अपने पैरों पर खड़े करने का, इरादा है देश के लोगों में हिम्मत जगाने का, इरादा है कोरोना से टूटे हुए निराश समाज को एक बार फिर खड़ा करने का, इरादा है लोगों को स्वस्थ रखने का, सामर्थ्यवान बनाने का, आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने का, लैंगिक भेद मिटाने का, इरादा है भारत को विश्व गुरु बनाने का। और प्रधानमंत्री जी के जो कदम हैं वो उसी दिशा में उठ रहे हैं। अभी आप देखिए, आज लोगों के स्वास्थ्य की चिंता की है। कोरोना ने एक नई दिशा में सरकारों को सोचने के लिए विवश किया है। आज के पहले तक इस प्रकार की कोई महामारी आएगी इसकी कोई कल्पना भी लोगों की नहीं थी। हिंदुस्तान में ना वेंटिलेटर बनते थे, ना पीपीई किट बनती थी, ना इस तादाद में मास्कों की उपलब्धता थी और ना ही इस तादाद में हम इंपोर्ट करते थे। पर जब महामारी आई तो प्रतिदिन लाखों की तादाद में उसका प्रोडक्शन शुरू हुआ और प्रधानमंत्री जी चिंता कर रहे हैं, लोगों को हेल्थ कार्ड देना चाह रहे हैं ताकि एक एक नागरिक उसके शरीर में क्या विसंगति है, उसके शरीर को पूरे जीवन काल में किस प्रकार की बीमारियों ने घेरा, वह सब डाटा एक क्लिक पर उपलब्ध हो ताकि उसका इलाज आसानी से हो सके। और मैं चाहता हूं एक चीज शेयर करना, मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी वन नेशन वन राशन कार्ड की तरह जिस प्रकार से करोड़ों लोगों को फ्री राशन उपलब्ध करा रहे हैं, उसी प्रकार से वे भविष्य में देश के करोड़ों लोगों को उस कार्ड की बदौलत मुफ्त में इलाज मुहैया कराने की दिशा में आगे कदम बढ़ा रहे हैं। आप देख रहे हैं इस समय कोरोना के संकट के दौरान हिंदुस्तान के लगभग सभी जिला मुख्यालयों पर प्रतिदिन अनेक लोगों का मुफ्त इलाज हो रहा है। हजारों की तादाद में लोग स्वस्थ होकर के अपने घरों पर पहुंच रहे हैं। ये सिद्ध करता है कि भारत के प्रधानमंत्री बिना जाति धर्म के, बिना रंग भेद के, बिना क्षेत्रीयता के भेद के, बिना किसी दलीय भेद के एक एक नागरिक के स्वास्थ्य के लिए, उसके जीवन को सफल बनाने के लिए, उसके कल्याण के लिए कितने चिंतातुर हैं और अनेक प्रयास भी उस दिशा में कर रहे हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था की दिशा में क्या प्रयास धैर्यवर्धन जी? जी देखिए, आज उसका भी संकेत मिला है कि तमाम प्रकार की हम हैकड़ी दिखा रहे हैं, इसके बावजूद भी विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई है। हमारे यहाँ लोगों ने छोटी छोटी यूनिटों पर हिंदुस्तान में प्रोडक्शन की दिशा में काम करना प्रारंभ कर दिया है। ये कोरोना के कारण से झटका लगा है, ये हिचकोला है। इसके बाद लोग संभल रहे हैं और सरकार उनके साथ खड़ी है। सरकार अनेक प्रकार के नए प्रयोगों के लिए, छोटी मशीनरी लगाने के लिए, छोटे उद्योग धंधे लगाने के लिए, छोटे प्रोडक्शंस के लिए बैंक के द्वारा मदद करा रही है और सरकार हर प्रकार से कंधे से कंधा लगा करके उनके साथ खड़ी है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार की जो कल्पना है उसके अनुसार धीरे धीरे देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की जो महत्वाकांक्षी परियोजना है उस पर देश बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सरकार की ये कल्पना सर धरातल पर कब उतर पाएगी? आपको लग रहा है कि हमारे पास इतना समय अभी बाकी है? जी देखिए, कोरोना आने के तत्काल बाद जिस प्रकार से सारी व्यवस्था तहस नहस हो गई थी, आर्थिक स्थिति एक तरह से ध्वस्त हो गई थी, पर फिर भी भारत सरकार ने लोगों के लिए बेसिक सुविधाओं में कोई कमी नहीं की। आपातकाल में, संकट काल में सबसे जरूरी होता है भोजन और इलाज, और उसके बाद लोग अपने पैरों पर फिर खड़े होते हैं। जो ताले लग चुके होते हैं वो उद्योग धंधे फिर चालू हो गए, मजदूर अपने काम पर लौटने लगे। जो मजदूर नहीं लौटे हैं वो अपने गांव में, अपने इलाके में कुछ नया काम करने लगे। और आपने देखा होगा कि पिछले महीने की तुलना में लगातार उसमें इंप्रूवमेंट भी हो रहा है। आर्थिक स्थिति के संकेत बेहतर हो रहे हैं और पूरी दुनिया में जिस प्रकार से इकोनॉमी ध्वस्त हुई है,
बड़े बड़े देश, आर्थिक महाशक्तियां, अमेरिका, फ्रांस, ब्राजील, इटली जैसे नामचीन देश, वो इस कोरोना संकट काल में बिल्कुल घुटनों के बल आकर के गिर पड़े, उनके घुटने छिल गए। उस अवस्था में भारत फिर भी हिम्मत जुटा करके अपने आप रेंगना प्रारंभ कर दिया, आगे बढ़ना प्रारंभ कर दिया है। और देश के 130-135 करोड़ देशवासी कदम ताल करके प्रधानमंत्री जी के मंशा को भाप करके उनके मनोकूल आचरण करते हुए धीरे धीरे अर्थव्यवस्था के सुधार में अपना योगदान दे रहे हैं। कल प्रधानमंत्री जी का एक और महत्वपूर्ण आह्वान, वह भी बहुत विचारणीय था। देखिए, देश में एक बड़ा तबका है जो बहुत ईमानदार है, वो टैक्स पे करता है और वो अपनी पॉकेट से जब पैसा निकाल करके देता है, वह 8-10% लोग जब योगदान देते हैं, तब बाकी के लोगों के जीवन को सुखमय बनाया जाता है, तब बाकी के लोगों के घरों में शौचालय है, बाकी के लोगों के घरों में बिजली पहुंच रही है, बाकी के गरीब लोगों को छत मिल रही है, बाकी के गरीब लोगों को राशन मिल पा रहा है। पर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इतना ही पर्याप्त नहीं है, वो ईमानदार लोगों की जो सीमा, जो श्रृंखला है, वो बढ़नी चाहिए, उस संख्या में, उस परसेंटेज में वृद्धि होनी चाहिए। और ये उनका बड़ा भावनात्मक अपील थी, क्योंकि ये भामाशाह को मानने वाला देश है। यहाँ के लोग मुक्त कंठ से देश के लिए दान करते आए और आप देखेंगे प्रधानमंत्री जी नया भारत गढ़ना चाह रहे हैं और भारत उनकी बातों को मान रहा है, उनके मनोकूल उनको फॉलो कर रहा है और परिवर्तन देखने को मिलेगा और आर्थिक स्थिति में बड़े सुधार हम सबके सामने होंगे। वही तो बात है ना सर, यही तो हम जानना चाह रहे हैं। देखिए, आज उन्होंने तमाम बातें कही हैं, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत को लेकर बातें कही, कैसे इस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है उसको लेकर भी बातें कही। अब जो काम धंधे बंद हो गए हैं, जो रोजगार ठप हो चुके हैं, कई ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो लंबे समय से चली आ रही थी लेकिन अब आकर बंद हो गई हैं, इनको बूस्टअप करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए मैम, आपकी चिंता जायज है और आपने उचित विषय का ध्यानाकर्षण किया है। आपके माध्यम से मैं आपके लाखों दर्शकों को, श्रोताओं को विनम्रता पूर्वक बताना चाहता हूं कि विषय का रिपीटेशन आवश्यक नहीं होता। अभी कुछ माह पहले वित्त मंत्री जी ने तमाम प्रकार के बड़े पैकेज की घोषणा की है। हाँ, लगभग 4 दिन निर्भर करने वाला पैकेज है। वो छोटे छोटी इकाइयों को, छोटे उद्योग धंधों को फिर से वापस खड़े करने के लिए पैकेज दिया गया है। तो वो सब पैसे की व्यवस्था सरकार पहले ही कर चुकी है और सरकार ने यह भी कहा है कि वो जो हमने राशि की उपलब्धता कराई है, वो जब खर्च हो जाएगी उसके बाद भी जो आवश्यक होगा वो हम पैसा देंगे। और सुनिए, केवल उद्योग धंधों के लिए तमाम लोगों को पैसा नहीं दिया जा रहा है। जो हाथ ठेला लगाने वाले छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो बहुत छोटी पूंजी से धंधा करते हैं, उनको भी बिना ब्याज के 10,000 रुपए की राशि पूरे देश भर में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के सहयोग से उपलब्ध करा रही है। ये वो उदाहरण है कि देश के मुखिया को, देश के प्रथम सेवक को हर एक नागरिक की फिक्र है कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो, स्वावलंबी बने। बिल्कुल, अगर इसी मंशा के साथ देश की ये सरकार काम कर रही है तो उम्मीद करते हैं कि इसका धरातल पर भी असर जरूर नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया धैर्यवर्धन जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर आज प्रधानमंत्री ने पूरे देश को संबोधित किया। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने हुंकार भरते हुए कहा कि एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख दिखाई है, देश की सेना ने उसका उसी भाषा में जवाब दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की संप्रभुता का सम्मान हमारे लिए सर्वोच्च है। इस संकल्प के लिए हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, देश क्या कर सकता है, ये लद्दाख में दुनिया ने देखा है। इसके अलावा आज देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से जो कुछ भी संबोधन में कहा, आइए इस रिपोर्ट के जरिए एक बार फिर से आप तक पहुंचाते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से चीन को चेताते हुए कहा कि एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई है, देश की सेना ने उसका उसी भाषा में जवाब दिया है। भारत की संप्रभुता का सम्मान हमारे लिए सर्वोच्च है। इस संकल्प के लिए हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, देश क्या कर सकता है, ये लद्दाख में दुनिया ने देखा है।
पीएम ने लाल किले से ये भी कहा कि इतनी आपदा के बाद भी सीमा पर देश के सामर्थ्य को चुनौती देने की गंदी कोशिश हुई है, लेकिन एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने भी आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरा देश एक जोश से भरा हुआ है, संकल्पों से प्रेरित है और सामर्थ्य पर अटूट श्रद्धा से आगे बढ़ रहा है। इस संकल्प के लिए हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, देश क्या कर सकता है, ये लद्दाख में दुनिया ने देख लिया है। पीएम ने कहा कि मैं आज मातृभूमि पर न्यौछावर उन सभी वीर जवानों को आदर पूर्वक नमन करता हूँ। आतंकवाद हो या विस्तारवाद, भारत आज इसका डटकर मुकाबला कर रहा है। भारत के जितने प्रयास शांति और सौहार्द के लिए हैं, उतनी ही प्रतिबद्धता अपनी सुरक्षा के लिए अपनी सेना को मजबूत करने की है। उन्होंने कहा कि भारत अब रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए भी पूरी क्षमता से जुट गया है। देश की सुरक्षा में हमारे बॉर्डर और कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसके अलावा भी उन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। कि वैक्सीन कब तैयार होगी, ये सवाल हर एक के मन में है, पूरी दुनिया में है। मैं आज देशवासियों को कहना चाहूंगा, देश के हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा एक ऋषि मुनि की तरह लेबोरेटरी में जी जान से जुटे हुए हैं। अब 3 वैक्सीन उसके टेस्टिंग के अलग अलग चरण में है। वैज्ञानिकों से जब हरी झंडी मिल जाएगी, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होगा और उसकी तैयारियां भी पूरी तरह रेडी हैं और तेजी से प्रोडक्शन के साथ वैक्सीन हर भारतीय तक कम से कम समय में कैसे पहुंचे, उसका खाका भी तैयार है, उसका रूपरेखा भी तैयार है। एलईडी बल्ब का अभियान हो, सीएनजी आधारित ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए प्रयास हो, हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पेट्रोल से प्रदूषण को कम करने के लिए इथेनॉल उत्पादन उसको बढ़ाने पर और उसके इस्तेमाल पर बल दिया जा रहा है। 5 साल पहले हमारे देश के अंदर इथेनॉल की क्या स्थिति थी? 5 साल पहले हमारे देश में 40 करोड़ लीटर उत्पादन होता था। आज 5 साल में 5 गुना हो गया और आज 200 करोड़ लीटर इथेनॉल हमारे देश में बन रहा है, जो पर्यावरण के लिए बहुत उपयोगी हो रहा है। मेरे प्यारे देशवासी, बीते 5 साल आवश्यकताओं की पूर्ति और अगले 5 साल आकांक्षाओं की पूर्ति के हैं। बीते 1 साल में ही देश ने बड़े और महत्वपूर्ण फैसलों के पड़ाव को पार कर लिया है। गांधी 150 पर भारत ने गांवों को खुद को खुले में शौच से मुक्त किया है। आस्था की वजह से प्रताड़ित शरणार्थियों को नागरिकता देने का कानून, दलितों, पिछड़ों, ओबीसी के लिए, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षण के अधिकार को बढ़ाने की बात हो, असम और त्रिपुरा में ऐतिहासिक शांति समझौता हो, फौज की सामूहिक शक्ति को और प्रभावी बनाने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति हो, करतारपुर साहिब कॉरिडोर का शांतिपूर्ण समाधान हो चुका है। देश के लोगों ने जिस संयम के साथ और समझदारी के साथ आचरण किया है, व्यवहार किया है, यह अभूतपूर्व है और भविष्य के लिए हमारे लिए प्रेरणा का कारण है। शांति, एकता और सद्भावना, यही तो आत्मनिर्भर भारत की ताकत बनने वाली है। यही मेलजोल, यही सद्भाव भारत के उज्जवल भविष्य की गारंटी है। इसी सद्भाव के साथ हमें
गौरतलब है कि इस साल जहां भारत चीन से आई बीमारी कोरोना वायरस से जूझ रहा है, तो वहीं सीमा पर चीन की सेना पीएलए पर भी पैतरे दिखा रही है। 15-16 जून की रात भारतीय सैनिकों के साथ हुई झड़प में हमारे 20 योद्धाओं ने जान गंवा दी थी। वहीं सेना से जुड़े सूत्रों का दावा है कि चीन के भी बहुत सैनिक हताहत हुए, लेकिन चीन ने अपनी नाक बचाने के लिए संख्या को छिपा लिया है। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच कई स्तर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन चीन की नीयत साफ नहीं दिख रही है। फिलहाल भारतीय सेना ने किसी भी पैंतरे का जवाब देने के लिए पूरा साजो सामान सीमा पर इकट्ठा किया हुआ है। एएनबी न्यूज के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।